हेलो एंड वेलकम टू हाउ टू मनी विद शुजा कुरैशी। आज मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ लईक अहमद से, जो फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सरमाया.pk के। लईक, वेलकम टू नुक्ता। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच शुजा भाई वालेकुम फॉर सलाम। इनवाइटिंग। अच्छा, मैं थोड़ा सा लईक के हवाले से बता दूं। आप में से बहुत इनको जानते होंगे, फॉलो भी बहुत इनको करते होंगे, और मैं वैसे भी उन लोगों को काफ़ी एडमायर करता हूं जो पाकिस्तान में फाइनेंशियल नॉलेज के हवाले से काम कर रहे हैं, और लईक उनमें से एक हैं। और चूँकि मैं ये समझता हूँ, मेरी बड़ी फर्म बिलीफ है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों को ये मालूम नहीं होता कि जब वो अपनी कुछ सेविंग्स जमा करें तो फिर वो कैसे और कहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो लईक ने 2019 से ये वो काम कर रहे हैं, और अब तो काफ़ी फॉलोअर्स हो गए इनके माशाल्लाह से। तो लेकिन थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपको ये ख्याल कैसे आया, और अब आपका विज़न क्या है। जी जी, थैंक यू शुजा भाई फॉर इनवाइटिंग। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैंने जो स्टार्टअप स्टार्ट किया था वो एक आईटी का स्टार्टअप था। हम डेटा एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट करते थे। जो सरमाया था दैट वाज नॉट इनिशियली द प्लान, जो कि जिस तरीके से मैंने स्टार्ट किया। मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट्स थी रेस्टोरेंट के अंदर, वो किसी तरह फेल हो गई। सो आई वाज जस्ट लुकिंग कि कहाँ पे आप पैसिवली पैसे बना सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट, क्योंकि मैंने अपनी आईटी कंपनी स्टार्ट की थी तो मुझे फाइनेंस की उस तरह से नॉलेज नहीं थी। तो मैंने एक अमार यासीन का ही ट्रैक्टिंग का एक कैपिटल मार्केट से रिलेटेड कोर्स किया था, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कंपनी की इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है, ताकि मैं, क्योंकि कंपनी आईटी रन कर रहा था, उसमें मुझे हेल्प मिल सके। लेकिन कट स्टोरी शॉर्ट हुआ ये कि जो मेरा रेस्टोरेंट लॉस हुआ ऑन टॉप ऑफ इट जब मैंने ये ट्रेनिंग की, सो आई रियलाइज़ कि पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे लिक्विड एसेट्स एक जगह पे आपको मिल सकें। सो लिक्विड एसेट्स की डेफिनेशन क्या है कि वो एसेट्स जिनको आप पार्शली कम पैसों से भी बाय कर सकें या सेल कर सकें। उसमें स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड टॉप ऑफ द एसेट क्लासेस हैं, जो कि उस वक्त मेरे ख्याल में एजुकेशन बिल्कुल कम थी, और हमने उसी के ऊपर डाटा पोर्टल बिल्डअप करना स्टार्ट किया। पोर्टल तो हमने बना दिया था, फिर हमें समझ आई कि उस वक्त 32,000 एक्टिव यूज़र्स थे या 50,000 से भी कम लोग थे जो कि इन्वेस्ट कर रहे थे। सो देन वी थॉट कि इसी को हम कन्वर्ट करते हैं एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, और फिर हम थोड़ा सा सोशल मीडिया की साइट पे एक्टिव हुए। अच्छी चीज़ ये थी कि लोगों को मे बी प्लेटफॉर्म के थ्रू या हमारे कंटेंट के थ्रू या फिर जिस तरह की इन्वेस्टमेंट का हॉरिजॉन उस वक्त था, काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, लेकिन हमने कोशिश की एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को एजुकेट करें कि लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टेड होंगे उतना ज़्यादा आप प्रॉफिटेबल होंगे। सो दिस इज़ शॉर्ट ऑफ समरी व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। तो अब आप जो ज़ाहिर है कि आपने प्लेटफॉर्म से शुरू किया, वेबसाइट है, और आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, तो अब बाकायदा आप SECP से रजिस्टर्ड हैं, राइट? जी जी, सो वी ऑलरेडी गॉट रजिस्टर्ड इन 2021। इनिशियली तो ये मेरी अपनी जो आईटी कंपनी थी उसका पार्ट था, लेकिन क्योंकि उसका स्कोप आईटी से थोड़ा डिफरेंट हो चुका था, तो वी ट्राई टू मेक इट लाइक ए डाटा एनालिटिकल प्लेटफॉर्म। अभी जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो सारा कुछ सरमाया.pk पे हम उसके ऊपर दिखाते हैं, विजुअली हम आपको बताते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, एक प्रॉब्लम ये भी था कि पहले तो प्रॉब्लम ये है कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके लिए डाटा की बहुत इंपॉर्टेंस है, टू अंडरस्टैंड कि कंपनीज़ क्या होती हैं, कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनका फ्यूचर आउटलुक क्या है। दूसरा ये था कि जब आप इन्वेस्ट कर लेते हैं, ब्रोकर के अकाउंट में इतना आपको विजुअलाइजेशन नहीं मिलती है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड कैसे करना चाहिए। सो उसके लिए हमने अपना ज़र का प्लेटफॉर्म बनाया, जहाँ पे जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, बेशक वो पेंशन फंड हो, म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक मार्केट हो, हम एक जगह पे आपको उसकी एक विजुअलाइजेशन दिखाते हैं। इन दोनों को प्लग करके हमने एक सर्विस की हुई है जिसको सरमाया प्रो का हम नाम देते हैं, जहाँ पे हम लोगों को कहते हैं कि ना सिर्फ हम आपको हेल्प करते हैं कि आपने डाटा को देखकर डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, जब आप बाय कर लेते हैं तो फिर हम आपको पोर्टफोलियो ट्रैकिंग के थ्रू हम बताते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट कैसी जा रही है मार्केट्स के अंदर। सो ये दोनों चीज़ें SECP रजिस्टर्ड कंपनी हम, और एज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म हम ऑफर करें लोगों को। ठीक है। अच्छा, लाइक अब ये बताइए कि आप 2019 से स्टार्ट किया और फिर आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं। आप जैसे आपने कहा स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, सब कुछ आप कवर करते हैं। तो अब आजकल जब भी हम किसी से मुलाकात करते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो लोग पूछते हैं भाई कहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने जो पिछले 2.5 साल की स्टॉक मार्केट की रैली थी उसको भी मिस किया है, और अब थोड़े से रिस्क अवर्स लोग भी हैं ये। तो हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट भी कम आ गए हैं, तो आपके जो म्यूचुअल फंड्स में फिक्स इनकम साइड पे भी रिटर्न्स बड़े कम हो गए हैं। तो अब जो ये सवाल पूछते हैं, और आई एम श्योर कि आपसे ही पूछते होंगे, तो इसका क्या जवाब है कि अब उन लोगों ने जिन्होंने ये सारी रैली मिस की है और इंटरेस्ट रेट भी कम आ गए हैं, तो प्रॉफिट्स कम हो गए हैं एज़ फार एज फिक्स इनकम साइड इज़ कंसर्न, तो उनको क्या एडवाइस की जाए?
बिल्कुल सही। आई थिंक शुजा भाई, इसमें जो मेन कंसर्न था लोगों का, जब से ये मार्केट 50,000 से क्रॉस की है, सबको, क्योंकि हमें नज़र ही आता था कि थोड़ी सी ऊपर जाती थी फिर नीचे आती थी, तो लोग हमेशा डरे ही इसलिए रहते थे कि अगर हम अभी आए तो कहीं नीचे ना हो जाए मार्केट। और 50,000 के बाद जब से ये ऊपर जा रही है, पीपल आर जस्ट वेटिंग फॉर द करेक्शन। और वो एक पीटर लिंच का बड़ा फेमस कॉल है कि इतना लोगों को लॉस करेक्शन पे नहीं होता जितना वेट के ऊपर होता है, कि वो वेट ही इतना करते रहते हैं कि करेक्शन होगी और करेक्शन होती नहीं है। और वही एक ट्रेंड चल रहा है पिछले साल 1.5 साल में, जहाँ पे आई थिंक अगर आप हिस्टोरिकली पाकिस्तान को देखें, हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, और हमारी इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिपेंड करती है कि रात 8 से 9 की खबरों में क्या चल रहा है। अगर अच्छा चल रहा है तो हम इन्वेस्ट भी कर दें। खैर, अभी के टाइम पे मेरे ख्याल में जहाँ पे हम अभी स्टैंड कर रहे हैं, इवन पिछले एक हफ्ते के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बहुत ज़्यादा आया है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि उनका गोल्ड क्रैश हुआ है, क्रिप्टो क्रैश हुआ है, सिल्वर क्रैश हुआ है, कहीं ना कहीं नेस्टेक भी नीचे आई है। लेकिन ये वाहिद ऐसा टाइम है जहाँ पे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अभी भी अपनी जगह पे खड़ी है। जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आई थिंक अगर वो इंडेक्स को देख कर करेंगे तो वो कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल में इंडेक्स को आपको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि जब ये नीचे आएगा तो मैंने बाय करना है। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट, जो अपनी सेविंग्स है उसका, या आपकी इनकम है, 5 से 10% को साइड पे रख के इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म को देखें आज भी। अब ये लोग कह सकते हैं मे बी कल को स्टॉक मार्केट थोड़ी नीचे भी आ जाए, और आ भी सकती है, आती जाएगी, आपने बाय करते जाना है। आपने अगेन, मैं भी अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू यही कहता हूँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने उधार लेके इन्वेस्ट करना है या आपने अपनी प्रॉपर्टियाँ सेल करके करनी है। थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने हैं और आपने स्टार्ट करना है। प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि लोग इंडेक्स की वैल्यूज़ को देखते हैं, पॉइंट्स को देखते हैं, फिर वो ये देखते हैं 200% इंक्रीज़ हो गई है, और वो स्टार्ट ही नहीं करते और हमेशा उसमें ही रहते हैं। 1.5 लाख पे था तो लाख पे जाएगी तो हम देखेंगे, लाख पे जाएगा तो कहेगी शायद 80,000 पे आएंगे, हम देखेंगे, और कभी वो स्टार्ट ही नहीं करते। आई थिंक जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम पाकिस्तान में कि एक्शन इज़ मिसिंग। पीपल डू अंडरस्टैंड कि देर इज़ वैल्यू, बट दे आर नॉट ओपनिंग एन अकाउंट, डिपॉजिटिंग देयर मनी एंड इन्वेस्टिंग। अगर वो कर लेंगे तो मेरे ख्याल में दूसरा स्टेप आसान हो जाएगा उनके लिए। अच्छा, ये आपने अच्छा कहा कि लोग जो मार्केट को और इंडेक्स को देख रहे होते हैं, वो इसी पे वेट कर रहे होते हैं कि यहाँ से थोड़ा नीचे आए तो फिर हम लेंगे। और आप ये भी आई थिंक हम श्योर बताते होंगे अपने इन्वेस्टर्स को कि इंडिविजुअल कंपनी से फोकस करें और उनको देखें, अगर वहाँ पे आगे वैल्यू नज़र आती है तो फिर आप इंडेक्स को साइड पे कर दें, उस कंपनी पे फोकस करें। और मेरे ख्याल में अगर मेरे से आप पूछें, इंडिविजुअल से ज़्यादा बेहतर है कि आप अगर म्यूचुअल फ़ंड को देखें या ईटीएफ को देखें। म्यूचुअल फ़ंड वो क्वालिफाइड लोग हैं जो कि आपके फ़ंड को मैनेज कर रहे हैं। जब आप पहली दफ़ा खुद आते हैं, काफ़ी दफ़ा लोगों को वॉलेटिलिटी ही नहीं बर्दाश्त होती। जैसे लास्ट वीक में एक आध दिन 3% इंडेक्स डाउन हुआ, तो वो फियर किक इन करता है वहाँ पे, और फिर लोग समझते हैं कि शायद हम टॉप पर ही आ गए थे और अभी और नीचे जाएगा, और वो सेल कर देते हैं, और आज देखें फिर 3% हम रिकवर भी कर चुके हैं। सो उस केस के अंदर जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं कि जो पैसे हैं वो आप डेली बेसिस पे देख रहे हैं, तो आपको 100% स्टॉक मार्केट पे एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। मे बी आपको 75% लो रिस्क रखना चाहिए और 25% हाई रिस्क रखना चाहिए। हाई रिस्क बाय डेफिनेशन का मतलब ये है कि मे बी म्यूचुअल फंड का कोई भी हाई रिस्क, या फिर ईटीएफ का हाई रिस्क, ठीक है। इंडिविजुअल कंपनीज लोगों को मैं इसीलिए कहता हूँ कि अवॉइड करें कि वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आप उसमें स्टिक कर ही नहीं सकते। तो म्यूचुअल फंड आई थिंक और ईटीएफ इज़ द राइट वे ऑफ स्टार्टिंग। विद पैसेज ऑफ टाइम, जब आपकी लर्निंग बढ़ती रहेगी, आपको समझ आती रहेगी, सो मे बी आप इंडिविजुअल कंपनीज को भी बाय कर सकते हैं फिर। अच्छा, लाइक आप ईटीएफ्स कह रहे हैं, अब ईटीएफ्स तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है नहीं, और ईटीएफ्स के बारे में भी लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो फिर वो क्या करें? नॉलेज गेन करें। ईटीएफ के ऊपर मैंने भी वीडियो बनाई हुई है। आई थिंक जो सबसे बड़ा कंसर्न है लोगों का, कि आप सही कह रहे हैं कि अभी इतने ज़्यादा है नहीं, और अगर हम इन्वेस्ट कर देंगे कहीं हम स्टक ना हो जाएं, और ये मेरे ख्याल में रॉन्ग मिथ है जो लोगों को नहीं देखनी चाहिए। अगर आप KC 100 इंडेक्स को देखें और आपकी कोशिश ये है कि KC 100 इंडेक्स जैसा रिटर्न हो, सो ईटीएफ कहीं ना कहीं उसके क्लोज रिटर्न आपको दे रहे हैं। KC 100 में तो हम इन्वेस्ट कर नहीं सकते, तो जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है जो कि ईटीएफ्स हैं, उस पर करना चाहिए। जहाँ पे ये डर या खौफ के ईटीएफ में कहीं अगर हमने बाय कर दिया और सेलर ही कोई ना हुआ, तो ये ईटीएफ मार्केट मेकर्स भी अवेलेबल करते हैं, क्योंकि हम एक बहुत ही अर्ली स्टेज के अंदर है ईटीएफ के अंदर। तो ईटीएफ के अंदर आपको वॉलेटिलिटी प्रोवाइडेड बैक बाय, जो भी ईटीएफ जिसका ले रहे हैं वो खुद प्रोवाइड करते हैं। तो किसी भी टाइम पे ना आपको बाय साइड पे ना आपको सेल साइड पे आप स्टक रह सकते हैं। लेकिन एक बेहतरीन तरीका है जहाँ पे प्री बिल्ट एक आपको बकेट मिल जाता है,
बस आप वो बाय करते जाएं और अपनी वेल्थ को एक्यूमुलेट करते जाएं रादर देन फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल कंपनीज के उसको किस टाइम पे एक्यूमुलेट करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अच्छा लाइक अब ये बताइए कि फ़र्ज़ करें आज के हालात को देखते हुए अगर किसी को पैसा इन्वेस्ट करना है और समझें एक हाइपोथेटिकल हम अमाउंट ले लेते हैं कि जी 1 लाख रुपए हैं, तो अब वो 1 लाख रुपए को कैसे डिवाइड करें और कहाँ कहाँ कितने परसेंटेज से वो, अगर उसको एक पोर्टफोलियो बनाना है अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, तो वो कैसे उसको डिवाइड करे? अगेन शुजा भाई, आई थिंक इसमें बहुत सिंपल स्ट्रेटजी होनी चाहिए। पहले तो वो 1 लाख रुपए आपके वो पैसे हैं जो कि आपको अगले 2 साल तक नहीं चाहिए। नहीं चाहिए का मतलब ये है कि आपने वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करने जो आपको डेली रोज़मर्रा की एक्सपेंसेस में चाहिए। तो वो आपको इन्वेस्ट करने चाहिए हाई रिस्क के अंदर, ज़्यादा एक्सपोजर हो। मैं मे बी उसको एलोकेट करूँगा 75% हाई रिस्क। वो ETF भी हो सकते हैं, वो म्यूचुअल फंड का कोई हाई रिस्क का फंड भी हो सकता है। और 25% मैं एलोकेट करूँगा आपके लो रिस्क के अंदर, जो कि अवेलेबल आप तब उसको यूज़ करेंगे जब भी आपको करेक्शन नज़र आती है। जैसे लास्ट वीक में जब हम बात करें 3% की करेक्शन थी, सो मैं भी लो रिस्क से हाई रिस्क से करते हैं। अगर वो पैसे आपको चाहिए जो कि 1 लाख रुपए आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे विद इन एन ईयर शायद मुझे चाहिए हो, तो मे बी आप उसको स्प्लिट कर दें हाई रिस्क में 50%, लो रिस्क के अंदर 50%, ताकि अगर आपको यूज़ के लिए पैसे चाहिए भी तो आप लो रिस्क से पैसे विड्रॉ करके यूज़ कर लें और हाई रिस्क को थोड़ा हाई टाइम के ऊपर इन्वेस्ट कर दें। मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ, देखिए इन्वेस्टमेंट जब भी हम करते हैं हमें ऑब्जेक्टिव समझ आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट हम शॉर्ट टर्म रिटर्न के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म अपनी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि आजकल जितने हालात हमारे ख़राब हो गए हैं, मतलब कि अगर 5 से 10 साल में आपके बच्चों की एजुकेशन ड्यू है और 5 से 10 साल में अगर आप आज भी इस केपेबल नहीं है कि बच्चों की एजुकेशन को कैसे स्पॉन्सर कर लें, तो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड इज़ ए शॉर्टकट कि जो आपके मीडियम टू लॉन्ग टर्म के ऊपर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के लिए बड़ा अच्छा आपको वो मिल सकता है। सो हमेशा ऑब्जेक्टिव बेस्ड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि ये वो पैसे हैं जो कि आपको मे बी 5 से 10 साल बाद जो चाहिए होंगे, आज आप थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं ताकि वो जो बड़ा चीज़ आपने अचीव करनी है वो आप अचीव कर सके स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट के थ्रू। अच्छा लाइक एक और भी चीज़ है, आई एम श्योर आप इस पे काफ़ी बात करते होंगे, वो है कि हर इंडिविजुअल का रिस्क डिफरेंट होता है, तो वो जी। पहले अपना रिस्क कैसे जो है उसको वो मेजर करे कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, मेरा रिस्क प्रोफाइल क्या है, उसको वो कैसे वो मेजर करे? रिस्क आई थिंक कवर करने का पहला तो ये तरीका है कि हमें हमेशा अपनी हेल्थ और एक्सीडेंटल वाली चीज़ को देखना चाहिए, जिसमें इंश्योरेंस बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट है। कि अगर आज आपने डिसाइड कर ही दिया है कि मे बी आप 5 से 10% ऑफ योर सैलरी आप इन्वेस्ट करेंगे, उससे भी पहले मेरे ख्याल में आपको अपनी हेल्थ का एक इंश्योरेंस लेना चाहिए, जिसकी कॉस्ट बहुत ही मिनिमल है पाकिस्तान के अंदर। 1,000 रुपया पर पर्सन पर फैमिली मेम्बर पर मंथ आपको चार्ज पे तकरीबन 5 लाख रुपए का सालाना आपको एक किस्म का रिस्क आपका कवर्ड होता है कि खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो वो मेडिकल या हेल्थ के अंदर आपका कवर्ड होता है। एक दफ़ा आपने वो कवर कर दिया, फिर आपने अगेन जो मैंने पहले बात की थी कि आपने उस पैसे को देखना है कि आपको उसकी ज़रूरत कब पड़ सकती है। अगर लॉन्ग टर्म पे या साल 2 साल के लिए नहीं ज़रूरत, तो जो 75% है वो आपका हाई रिस्क में इन्वेस्टेड होना चाहिए। 25% मे बी आपको खुद पैसे चाहिए हो या मे बी अपॉर्चुनिटी मार्केट आपको दे दे कि जो आप इसको रीएलोकेट करके हाई रिस्क में इन्वेस्ट कर दें। लेकिन ऑफ कोर्स हमको जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उसको थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए, जैसे आपने खुद भी कहा कि नॉलेज भी गेन करें कि करंट हालात कैसे हैं और उसको देखते हुए हाई रिस्क में जाना चाहिए या नहीं, बिकॉज पाकिस्तान में आपको पता है कि सिचुएशन बड़ी वोलेटाइल होती है। हम हर तरीके से जो है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें, इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, इंटरनल पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल अपनी इकोनॉमी के फैक्टर्स होते हैं, फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। पाकिस्तान में देखिए जी ऑयल प्राइस बहुत बढ़ गई या जियो पोलिटिकल सिचुएशन जो पिछले हफ्ते कुछ डेवलप भी हो रही थी, आप उसका हवाला भी दे रहे हैं। तो इन सबको भी लेकिन जहन में रखना बड़ा ज़रूरी है हर इन्वेस्टर के लिए। मेरे ख्याल में शुजा भाई मैं थोड़ा सा डिफर इसीलिए करूँगा, स्टॉक मार्केट इटसेल्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। ये डिस्ट्रैक्शन इस तरह से है कि अगेन जितने भी एलिमेंट्स आपने बताए हैं बिल्कुल वैलिड एलिमेंट है और ये प्ले भी करते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन कभी कभी स्टॉक मार्केट आपको जिस तरह की वॉलेटिलिटी हमें नज़र आती है, एक अच्छी चीज़ सेल करने का आपको एक रीज़न देती है या एक बुरी चीज़ को रखने का भी वो करती है। तो मेरे ख्याल में आपको स्टॉक मार्केट को एक ऐसा एवेन्यू देखना चाहिए कि जो आपकी वेल्थ बिल्ड करने के लिए हुआ है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस या जितनी चीज़ें आप इन्वॉल्व करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर,
तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको वेल्थ को करने के लिए। सो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक फाइनेंशियल एजुकेशन दो तरीके से हो सकती है। कुछ लोग तो मे बी यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं, अगेन मैं कह रहा हूँ कि जब वो एक्शन नहीं लेते तो कोई फ़ायदा नहीं उस एजुकेशन का जो आप यूट्यूब के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू या सरमाया के थ्रू ले रहे हैं और आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर रहे हैं। वो इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो फाइनेंशियल एजुकेशन जो बेसिक आपको चाहिए वो आपको एक्शन पे मजबूर नहीं कर रही है। मेरे ख्याल में प्रैक्टिकली रहने का एक ही तरीका है कि आप जब तक अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, पैसे डिपॉजिट नहीं करेंगे, रियल लर्निंग आपकी तब स्टार्ट होगी जब आपकी रियल पैसे इन्वेस्ट होंगे। फिर मार्केट की वॉलीटिलिटी को कैसे अब्जॉर्ब करना है, पहले 2-3 साल हमेशा टफ होंगे हर बंदों के लिए, रिगार्डलेस के मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे नीचे जा रही है। जिन लोगों ने पिछले 2 साल में स्टार्ट किया है, इवन प्रॉफिट को रिटेन करना भी एक बहुत बड़ा जिगरा चाहिए लोगों को, जो कि आपको मार्केट में रहकर ही बिल्डअप कर सकते हैं। अगर आपका लॉस भी चल रहा है उसको रिटेन करने का भी एक जिगरा चाहिए जो कि मार्केट में रहकर ही करें। लेकिन जितना ज़्यादा आप इन्वेस्टेड होंगे, जितने ज़्यादा देर के लिए इन्वेस्टेड होंगे, आपका रिस्क उतना नीचे जाता जाएगा। जितने कम टाइम फ्रेम के लिए आप लेकर आएंगे उतना रिस्क आपका ज़्यादा होगा और मे बी आप लॉस करने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो अपना जो टाइम फ्रेम है इन्वेस्टमेंट का, वो थोड़ा जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि आप ज़्यादा अच्छे पैसे बना सकते हैं स्टॉक मार्केट से। राइट, नहीं आई एग्री विथ यू लगी लाइक, और इसमें लेकिन हमें बताना ये चाहिए कि जितना जल्दी कोई स्टार्ट करे अपनी फाइनेंशियल जर्नी यंग एज में, तो उसके लिए बेहतर होगा, ताकि वो जो लर्निंग प्रोसेस में अगर उसको नुकसान भी होता है तो वो उस नुकसान से सीखे कि मैंने क्या गलतियाँ की। पाकिस्तान में यही तो बिल्कुल मसला है कि लोग यंग एज में इन्वेस्ट नहीं करते, सेव नहीं कर रहे होते। तो ये कल्चर भी डेवलप करना पड़ेगा पाकिस्तान में, ताकि यंग एज में सेव करना शुरू करें और अपना उसी एज में जब कमाना शुरू कर दें तो लॉन्ग टर्म जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे आपने कहा अभी कि एक ज़िंदगी का जो सफ़र होता है उसमें आप आगे शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, उनकी एजुकेशन, अपनी रिटायरमेंट, इसके बारे में सबको सोचना होगा एक अर्ली एज में। बिल्कुल सही। और 40s में शुजा भाई, ये मैं लोगों को देखता हूँ कि वो फिर हाई रिस्क की तरफ जाते हैं, जहाँ पे फिर आपके पास कोई आ जाता है कि भाई ये प्रॉपर्टी पे या ये बंदा है, जिस तरह भी आपने सुना है कि क्रिकेट टीम को भी माशाल्लाह बिलियंस ऑफ रुपीज़ का नुकसान हुआ है, और वो इसी बेसिस पे हुआ है कि कोई बंदा उनको बगैर किसी रिस्क के रिटर्न्स का बता रहा था। तो मेरे ख्याल में मार्केट्स में रिस्क लेना इज़ वन ऑफ द थिंग। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है जिस पे रिस्क नहीं है, सिर्फ आपने रिस्क लेना है। जो बंदा आपसे ये आके कह रहा है कि इस पे रिस्क ही कोई नहीं है और आपको 25% महीने का प्रॉफिट दूंगा, वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि आपको वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। स्टॉक मार्केट जहाँ पे आपको 200-200% दे रही है, और जिन लोगों के पास पैसे हैं वो अभी भी उन एवेन्यूज़ में जा रहे हैं जहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है, रिटर्न की गारंटीड है, और फिर 3 महीने बाद वो रिटर्न ना मिले तो फिर आपको लगता है कि यार लॉस हो गया। तो यहाँ पे रिस्क लेना मुनासिब है। जिस तरह की रेगुलेशंस हैं, जिस तरह के पॉलिसीज़ हुई हुई हैं, इससे ज़्यादा सिक्योर तरीका नहीं है जहाँ पे आपकी वेल्थ बिल्ड हो सके। घर बैठ के आपको डिविडेंड मिलता है, इन्वेस्टमेंट रहकर आपके 100% से ज़्यादा के रिटर्न हो सकते हैं अगर आप 2-3-4% का साल का लेकर आते हैं कि आपने इन्वेस्टेड रहना है। सो मेरे ख्याल में स्टॉक मार्केट को लोगों को रिस्क के तरीके से अगर मैनेज कर लेते हैं, इससे वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। तो अब ये मुझे बताएं लाइक, आपका माशाल्लाह अच्छा खासा सेटल हो गई हैं चीज़ें, बहुत फॉलोअर्स भी हैं, उनसे भी आप कम्युनिकेट करते हैं जो कमेंट्स आते हैं। अब नेक्स्ट आपका क्या, कहाँ लेके जाना है इस प्रोजेक्ट को? जी जी, आई थिंक हमने अभी प्लेटफॉर्म पे मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ें, डाटा तो हो गई है, लेकिन जिस तरह की चेंजेस टेक स्टैक में आ रही हैं, जिस तरह एआई मशीन लर्निंग का काफ़ी रोल है, मे बी रोबो एडवाइजरी एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि रन टाइम पे आपको डाटा के ऊपर बड़े इजी तरीके से बताए कि किसी भी कंपनी में अच्छी या बुरी चीज़ क्या है। हम अपना एक मॉडल बिल्ड करना चाह रहे हैं जो कि होपफुली हम नेक्स्ट मंथ तक लाइव भी करेंगे, जो कि बड़े इजीली आपको ये बता दे कि ये कंपनी अच्छी है, इसमें बुराई क्या है, और उस अच्छी और बुराई चीज़ की बेसिस पे आप डिसीजन लें कि क्यों आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि आप इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए। ऑन टॉप ऑफ इट, जो हमारा ज़र का पोर्टफोलियो मैनेजर है, हम कोशिश कर रहे हैं कि देखें, हम हर बंदा समझता है कि वो स्मार्ट है और वही अच्छा डिसीजन कर रहा है। मे बी जो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर है या जो ईटीएफ है वो कर रहे हैं, लेकिन वो हमसे ज़्यादा तो प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक रियलिस्टिक चेक होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं चले करके देख लें, लेकिन हिस्टोरिकली जितना ट्रेंड आपका चल रहा है डाटा का, जो रिटर्न्स आ रहे हैं, आप उसके साथ भी अपना रिटर्न देखें। अगर स्टॉक मार्केट ने 10% का रिटर्न दिया है और आपका 2% का रिटर्न है, और वहाँ पर ही ईटीएफ या म्यूचुअल फंड 9% का रिटर्न दे रहे हैं, सो मे बी आपको अपनी स्ट्रेटजी को भी रिविजिट करना चाहिए कि आपका मकसद है पैसा कमाना,
ना कि आप एफर्ट करके पैसा भी कम कमाएं, टेंशन भी ज़्यादा लें, और आपसे बेहतर है कोई जो कि ज़्यादा पैसा बना रहा हो। तो हम कोशिश करें कि टेक के थ्रू हम इनेबल करें कि वो डिसीजन मेकिंग जो कोई और बेहतर कर सकता है तो आप उसके पास जाएं, रादर देन कि वो डिसीजन आप खुद ही करें। सो ये जो चीज़ें हैं वो इनेबलमेंट है जो कि हम एंड यूज़र को देना चाह रहे हैं, ताकि वो अपनी वेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें प्लेटफॉर्म के ऊपर। सही है, ज़बरदस्त। लाइक ऑल द बेस्ट टू यू और बहुत शुक्रिया थैंक यू। आपका।